हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे आर्थिक सुधार के 4 स्तंभों के बारे में, जिसमें मैंने पहले बताया उदारीकरण और दूसरा बताया निजीकरण। आज हम अध्ययन करेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इसी को ही वैश्वीकरण कहते हैं और इसी को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। इसके कई नाम हैं। इसी को वैश्वीकरण, इसी को विश्वव्यापीकरण या फिर इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। ये सब इनके पूरक और परस्पर नाम हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने उदारवादी जो उदारीकरण है, उदारीकरण के अर्थ में हमने जाना कि व्यापार व्यवसाय को लाइसेंसों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, निजीकरण में हमने ये जाना कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में, सार्वजनिक क्षेत्र की जो है, राज्य की हो या सार्वजनिक क्षेत्र की हो, ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों में जो भागीदारी कम कर दी जाती है। और निजीकरण का उद्देश्य उद्योगों के प्रबंध व संचालन की निजी क्षेत्रों को छूट देना और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना। इन सब के बारे में हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया। आज हम देख रहे हैं वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबलाइजेशंस, है ना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण का अर्थ हम समझें। वैश्वीकरण क्या चीज़ है? तो ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण या फिर बोला जाए विश्वव्यापीकरण या फिर बोला जाए भूमंडलीकरण, ये परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। विश्वव्यापीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी, विपणन का अर्थ होता है बाजार, विपणन का अर्थ क्या होता है? बाजार संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होता है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। फिर से कहूँ, विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिससे विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ की दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। नई आर्थिक नीति के में विश्वव्यापीकरण का घटक जो है, विभिन्न देशों के मध्य प्रशुल्क एवं अन्य नियंत्रणात्मक अवरोधों को समाप्त करके घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने का प्रयास है। देखिए, वैश्वीकरण में इस बात पर बल दिया गया, जो विभिन्न स्तर के जो छोटे प्रकार के जो घरेलू उद्योग होते थे, है ना, उन पर नियंत्रण हटा करके, उन पर जो लगने वाली जो कर है उन सबको हटा करके क्या कर दिया गया? विदेशी वस्तुओं की कड़ी प्रतिस्पर्धाओं में उनको योग्य बनाने का कार्य किया गया। स्वतंत्रता के बाद 4 दशकों की संरक्षणात्मक नीति ने भारतीय उद्योगों को गुणात्मक रूप से कमज़ोर बनाया है। स्वतंत्रता के 4 दशकों की संरक्षणात्मक नीति ने भारतीय उद्योगों को गुणात्मक रूप से कमज़ोर बनाया है और इसी कारण नई आर्थिक नीति में यह आवश्यक समझा गया है कि विश्व बाजार ने अपना स्थान बनाने के लिए भारतीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर विश्वव्यापीकरण कर दिया जाए।
चलिए मैं आपको बहुत ही सरल और शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ बताऊं, तो सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। समस्त विश्व के लिए वस्तु तथा सेवाओं की मुक्त आवाजाही। पहले क्या लगता था, भाई सीमा शुल्क लगेगी, टैक्स लगेगी, अंतर्राष्ट्रीय कर लगेगा, है ना। तो समस्त विश्व के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मुक्त आवाजाही की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समस्त संसार को एक छोटे बाजार के रूप में बदल दिया गया है, जिसमें विभिन्न देश के चाहे बड़े व्यापारी हों, उद्योगी हों, व्यवसायी हों या छोटे स्तर के हों, सब वहां जा कर के प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी व्यवसायिक क्रियाकलापों का योगदान देते हैं। तो पुनः सुने, समस्त विश्व के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मुफ्त आवाजाही की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समस्त संसार को एक छोटे बाजार के रूप में बदल दिया है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक उपक्रम के लिए भौतिक सीमाओं और राजनीतिक सीमाओं जैसी कोई रुकावटें नहीं हैं, जो मैंने पहले बताया। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक उपक्रम के लिए भौतिक सीमाओं और राजनीतिक सीमाओं जैसी कोई रुकावटें नहीं हैं, और इसी तरह कह सकते हैं संपूर्ण विश्व एक विस्तृत ग्राम बन गया है। वैश्वीकरण से छोटा सा ग्राम, ये खुला मंच है, और जहाँ पर प्रत्येक स्तर के व्यावसायिक क्रियाकलापों का योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के लाभ। सबसे पहले आता है वैश्वीकरण के लाभ। तो वैश्वीकरण के लाभ में सबसे पहले आएगा अकुशलता दूर करना। अकुशलता कैसे? तो उद्योगों तथा फर्मों की अकुशलता दूर करना वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है भाई। और वैश्वीकरण के अभाव में उद्योगों तथा फर्मों में जो निष्क्रियता आई है अब वह दूर हो जाएगी। जितने भी शिथिल पड़े हुए थे उद्योग धंधे, उन पर तेजी आएगी, उनकी अकुशलता दूर होगी। उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगी? तो वैश्वीकरण में अल्प विकसित राष्ट्रों में संसाधनों के आवंटन में सुधार आएगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा तथा श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, जिसमें निर्मित माल की कीमतें कम होगी और कृषि में व्यापार की शर्तों में सुधार होगा। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के अगर उद्देश्य को देखते हैं या लाभ को देखते हैं, तो बहुत सारे लाभ हमारे पास आते हैं। दूसरी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। वैश्वीकरण से विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आएगी। अनार्थिक आयात प्रतिस्थापन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और सस्ते आयात से विशेष रूप से पूंजीगत माल जो है, पूंजी उत्पाद अनुपात घटेगा। चौथा रहेगा बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अगर वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी बैंकों के आने से तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार होगा। देखिएगा, वैश्वीकरण संबंधी नीतिगत बहुत सारे उपाय किए गए हैं। समता पूंजी में विदेशी भागीदारी बढ़ाना। ये समता पूंजी क्या है, अभी आगे चल के आने वाले चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। और आपको मैंने 11वीं में भी शायद मैंने आपको अध्ययन करवाया है कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इन सब के बारे में, लाभों का पुनर्वियोग कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर सबसे पहले आता है
समता पूंजी में विदेशी भागीदारी बढ़ाना ये नीतिगत उपाय है। यानी पहले भागीदारी की समता पूंजी की जो भागीदारी होती थी, ऐसी स्थिति में यहाँ 40% तक स्वीकृति दी थी पहले, लेकिन अब उच्च टेक्नोलॉजी तथा उच्च विनियोग वाले प्राथमिकता उद्योग में समता पूंजी में विदेशी भागीदारी 51% तक स्वीकृत कर दी है, जिससे क्या होगा, उच्च प्राथमिकता उद्योग में विदेशी टेक्नोलॉजी उद्योग की स्वीकृति मिलेगी, विदेशी तकनीशियों को किराए पर लेने की छूट और देश में विकसित घरेलू टेक्नोलॉजी के विदेश में परीक्षण की छूट। विदेशी विनिमय तथा सहयोग प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विदेशी विनियोग प्रस्ताव मंडल FIPB, जिसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बोर्ड ऑफ, की स्थापना की गई है। ये भी वैश्वीकरण संबंधी नीतिगत उपाय है। दूसरा है रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता। देखिएगा, रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता में तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत की करेंसी या भारत की जो रुपए का आकलन है वो अलग है भारतीय मुद्रा का, और विदेशों की मुद्राओं का चलन या उनकी गुणवत्ता अलग है। तो ऐसी स्थिति में पहले विदेशों में या विश्वव्यापीकरण से पहले बहुत ही मुद्रा के परिवर्तन पर क्या होती थी, समस्या आती थी, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को दूर करके एक दूसरे में परस्पर निर्भर बनाते हुए रुपए की जो आंशिक परिवर्तनशीलता है, मान लो भाई हम बोले कि अमेरिका की जो करेंसी डॉलर में रहती है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर में अभी शायद मेरे ख्याल से $1 बराबर 66 रुपये है ना। तो वैसे ही शायद भारत में ₹1 का कितना मूल्य होता है। तो इस तरीके से उन पर पहले परिवर्तन का असर पड़ता था वैश्वीकरण से, लेकिन वैश्वीकरण में धीरे धीरे सब चीज़ का उनको क्या कर दिया गया, इन सब समस्याओं को दूर कर दिया गया। दीर्घकालीन ये व्यापार नीति है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये दीर्घकालीन व्यापार नीति है, कम समय के लिए नहीं होती। और प्रशुल्क में कमी, रिड्यूशन इन ट्रैफिक्स, यानी कर के सुधार में गठित चलैया समिति की जो सिफारिशों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने बहुत कुछ अंश तक कस्टम ड्यूटी में सुधार कर दिया है। पहले कस्टम ड्यूटी बहुत लगती थी, यानी उनकी जो कर बोला जाए, कस्टम कर है ना, प्रशुल्क जो कर होती है, कस्टम ड्यूटी की उच्चतम दर पहले 250% से घटाकर अब 40% कर दी गई। तो इस प्रकार से इनको और सरल बनाया गया ताकि व्यावसायिक परिवेश और फलता रहे, फूलता रहे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बात मैंने आपको बताई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। जो पहले मैंने बताया उदारीकरण, दूसरा बताया निजीकरण, आज हमने चर्चा की ये कौन सा वैश्वीकरण, और कल हम चर्चा करेंगे आधुनिकीकरण के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। और जो प्रश्न मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से लिखने के लिए बोला था, शायद आप लोगों ने उनका उत्तर लिख लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बताएं ताकि और हम आगे और अच्छे से काम कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।